Hello students, very welcome to all of you. Once again, very welcome to all of you. आप लोग कैसे हो बेटा? आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सही से चल रही है। ठीक है बेटा, आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेड 9 एंड 10th का ग्रामर का सेशन करने जा रहे हैं। एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोगों को एक नया कंटेंट देने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हम 9th और 10th में हमारे ऑफलाइन बैचेस में इतना समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम बेटा आप लोगों को ग्रामर का सेशन नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हमने जो है एक प्लानिंग बनाया है, एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि मैं आपको जो है रिकॉर्डेड वर्जन जितना भी ग्रामर का सेशन रहेगा मैं आपको उसमें दूंगा। और बेटा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मैं बता दूं, मैं ग्रामर का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा। पूरा A to Z जितना आपको पढ़ाया जाएगा मैं सब आपको दूंगा, A to Z पढ़ाऊंगा। आप मेरे पर बिलीव कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। मैं आपको एक बेसिक जो फंडामेंटल होता है ग्रामर का, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपको एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। और न केवल ग्रामर के साथ साथ हम लोग वर्ड पावर का भी सेशन करेंगे। लेकिन पहले ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर दें, ग्रामर से थोड़ा सा हमारा थॉट्स डेवलप हो जाए तो बेटा हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे वर्ड पावर। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो ठीक है बेटा, कि हम कि सर अगर जो है आप लोग वर्ड पावर पढ़ने की इच्छुक हैं तो उसमें वर्ड पावर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। तो बेटा सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग थोड़ा से ध्यान से सुनना है। अभी आप जो है फुल स्क्रीन करके आप लोग बैठ जाइए, आपको सुनना है बस चीज़ें को, अभी लिखना नहीं है। अभी आपको केवल लिसनिंग करना है, सुनना है, समझना है। क्योंकि पहले आपको ग्रामर स्टार्टअप करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें, तब हम आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ग्रामर में, ये मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखिए बेटा, होता है 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सोर्स, दूसरा होता है रिसोर्स और एक होता है रिसोर्स एंड एक होता है अप्रोच। सोर्स, रिसोर्स, अप्रोच। सोर्स का मतलब बेटा देखिए, सोर्स क्या होता है? सोर्स हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। सोर्स हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने फ़ोन लगाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगाया, तो फ़ोन उठाए, वो बोले हाँ शिवम क्या है, तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे बेटा वो जो है अटैचमेंट है, मेरा उनसे लिंक है, वो मेरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरा क्या है, सोर्स है वो। और सोर्स जो है खुद का नहीं होता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। और एक चीज़ होता है बेटा रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स जैसे आप मेरे कोचिंग में आए, पैरामाउंट एकेडमी, ठीक है, जो हमारे गांव में है, जो हेतापट्टी बाजार नियर रामलीला मैदान, आप लोग जानती होंगे। जो बच्चे ऑफलाइन बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। जो हमारे प्रयागराज के झूसी है, झूसी के अंदर मेरा जो एक गांव पड़ता है हेतापट्टी, वही हमारा कोचिंग है पैरामाउंट एकेडमी, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे ऑफलाइन मोड पे, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9953288977, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और मेरा एड्रेस है हेतापट्टी बाजार रामलीला मैदान। आप लोग पूछिएगा तो कोई भी बता देगा, ठीक है। ये चीज़ है बेटा। एंड मेरा नाम जो आप लोग अच्छी तरीके से बहुत सारे जानते भी हैं, शिवम केसरवानी है। मैं आपको मैथ भी सिखाता हूँ, साइंस भी सिखाता हूँ। ग्रामर का पार्ट जो है आपके लिए मैं लाया हूँ, मैं ग्रामर भी सिखाऊंगा आप लोगों को जितनी चीज़ें रहेंगी। और अगर अब मेरा ग्रामर का सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो बेटा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, और ये केवल और मैं बता दूं बेटा, ये केवल 9th 10th के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो क्लास 6, 7th, 8th के बच्चों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
एंड बात करते हैं, सोर्स बता दिया कि सोर्स हमेशा दूसरों पे डिपेंड होता है और एक होता है रिसोर्सेस। जैसे आप हमारे कोचिंग में आए तो आपको पढ़ने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, टीचर। उसके बाद टीचर आपको कुछ ना कुछ देगा, टीचर आपको नोट्स देगा, नोट्स प्रोवाइड करेगा, कुछ पीडीएफ देगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको मैटर जो देता है, स्टडी मटेरियल देता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, रिसोर्सेस होता है, वो होता है रिसोर्सेस। जैसे आप लोग कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे पीडीएफ जो है शेयर करते हैं टीचर सारे, अपना अपना ये सब चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद है तीसरा चीज़ है बेटा अप्रोच। अप्रोच क्या होता है बेटा, अप्रोच सबका अलग अलग होता है बच्चों, तरीका मेथड सबका अलग होता है पढ़ाने का। जैसे कोई क्वेश्चंस है जो मैथ का कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, चाहे प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है, चाहे बेटा डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को, कोई टीचर्स आपको यहाँ से एक कॉर्नर से शुरू करता है, यहाँ तक लेके जाता है, और वही एक टीचर्स है जो आपको केवल 2 ही लाइन में सॉल्व कर देता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये चीजें होती हैं, शॉर्टकट सिखाया भी जाता है। तो आपको बेसिक के साथ साथ एडवांस भी सीखना है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में अगर आपको सक्सेस होना है, क्योंकि कंपटीशन जो है चरम सीमा पे बहुत तेजी जा रही है बेटा, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको ना केवल बेसिक ही सीखना पड़ेगा, आपको एडवांस तरीके से भी आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हैं। तो सोर्स, रिसोर्स, अप्रोच सबका अलग अलग होता है, मैंने बता दिया। कोई जो है आपको 1-2 पेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, कोई जो है केवल 2 लाइन या 3 लाइन में ही सॉल्व करता है। वो अपना मेथड होता है, वो अपना जो अप्रोच होता है, सबका अप्रोच मेथड सब टीचर का अलग अलग होता है, ये चीज़ होती है बेटा। तो और एक चीज़ बता दूं डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ बच्चे जो हैं हमसे अभी नए जो जुड़े हैं, अभी वो फैमिलियर हैं। धीरे धीरे वो बच्चा हमसे, अभी जब कोई बच्चा पहली बार कोचिंग आता है तो भाई उसका नाम पूछा जाता है, हाय हेलो होता है, जो भी है। फिर धीरे धीरे बेटा वो जो है 2-4 दिन से मिलते वो मेरे को क्या कर लेगा, नो कर लेगा, जान जाएगा 5-6 दिन पढ़ेगा, धीरे धीरे वो मेरे को जान जाएगा। फिर उसके बाद मेरे वो धीरे धीरे अगर 1 महीना से वो धीरे धीरे कंटिन्यू कोचिंग आने लगा, पढ़ने लगा और मिलना जुलना होने लगा कंटिन्यू, तो धीरे धीरे वो मेरे को अंडरस्टैंड कर लेगा। तो पहले फैमिलियर होंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे, फिर अंडरस्टैंड कर। लेकिन हमारे जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 के जो ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 9 के जैसे परमानंद हैं, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ मैं, कुछ ऑफलाइन के मेरे बच्चे हैं, परमानंद, सागर ओझा, शिवम केसरवानी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हर सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, आनंद यादव, बहुत सारे बच्चे हैं, ऋषभ पाल, रितेश पाल, ये सब सारे बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन मोड में हमसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं बेटा, वो आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे अगर आपको डिमांड्स रहेंगे तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए डिजिटल बोर्ड सब चीज़ें व्यवस्थाएं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो पाएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम जो है बेटा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा चैनल ग्रो हो पाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो और सारा चीज़ें जो हैं, जितनी कंटेंट हैं आप तक पहुँचाया जा सकता है, और देश में किसी भी कोने में अगर बैठा रहेगा वो हमारा बच्चा, वो आसानी से पढ़ सकता है किसी भी कोने में। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। तो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मैं ग्रामर का सेशन स्टार्ट करने तो जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना हो, मेरे को अगर आप चाहते हो ग्रामर पे अच्छी पकड़ बन जाए तो आपको कुछ बातों का फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज़ ये कि आपको नोट्स जो है
नोट्स जो है आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। नोट्स जो है आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, साफ सुथरा बनाना है बच्चों। थोड़ा से बेटा सॉरी बच्चों, कैमरा का थोड़ा सा देख लेते हैं मोड कैसा है। ठीक है, हाँ हम कहाँ पे थे बच्चों कि जो नोट्स आपको बनाना है, जो आपको नोट्स बनाना है वो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बनाना है। एक आप लोग स्पाइरल का आप लोग नोट्स बना लीजिए बढ़िया सा, एक स्पाइरल की बढ़िया सी मोटी कॉपी बना लीजिए। इसमें आपको जो है टू दी पॉइंट आपको मैं समझाता जाऊंगा, लिखते जाइएगा। नोट्स आप लोग साफ सुथरा बनाइएगा। 3 कलर की पेन हो, 3 कलर्स की पेन हो बच्चों, 3 कलर्स की पेन हो। और जितना ज़्यादा आपका नोट्स खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, उसको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नोट्स में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं करना बच्चों, आप लोगों को नोट्स अच्छा बनाना है। एंड और एक बात और सीखना है आप लोगों को, क्या बताना है ये जरूरी है कि डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई मिस्त्री जो है घर बनाता है तो उसको एक एक ईंट पता होता है कि वो ईंट कहाँ जोड़ा है, कैसा जोड़ा है। कोई बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन जो है अगर वो घर की वायरिंग किया है तो उसको मालूम है, उसको एक एक तार के बारे में मालूम है, कहाँ पे स्विच है, कहाँ पे उसका क्या कहते हैं एसी वाला तार है, कहाँ पे कैमरा वाला तार है, सारा उसको मालूम है। कौन फेस है, कौन न्यूट्रल वाला है, ये सारी चीजें उसको, कौन अर्थिंग, कहाँ पे अर्थिंग किया है, कहाँ पे नहीं किया है, उसको एक एक चीज के बारे में नॉलेज होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको भी सारी चीजें पता रहती है, हमने ये चीजें यहाँ पे लिखी है, हमने ये चीजें यहाँ पे लिखी है। इसलिए मैं आप लोग थोड़ा से कंजूसी मत कीजिएगा, नोट्स अच्छा बनाइए। और सबसे चीज है कि आप लोग थोड़ा से मैं आप लोगों को मेहनती बनाना चाहता हूँ। आज के देखो आज के समय में बच्चे को इतना ज़्यादा जो है कामचोर बना दिया जा रहा है कि बच्चे जो है नोट्स नहीं बना रहे, सारे PDF प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, बच्चा जा रहा है सीधा जो है PDF निकलवा ले रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुद का नोट्स बनाने का कुछ बात ही अलग होता है बच्चों। इसलिए नोट्स अपना खुद बनाइए, खुद उसको स्टडी कीजिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा मिलेगा और चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे और आपको चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। ये मैंने थोड़ा से पढ़ाने से पहले मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप बेटा थोड़ा से सीरियस ना होते। तो इसलिए बेटा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर। और 9th और 10th वाले बच्चे, बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार समय नहीं मिलेगा और मैं आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर का सेशन मैं आपको पूरा इसमें कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इसको इरेज कर दे रहा हूं। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है। इसमें पहले आपको ये बताना है इंग्लिश अपने आप में एक क्या है। इंग्लिश अपने आप में एक क्या है, तो मैं बताना चाहूँ बेटा आंसर ये, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो पूछेगा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे आएगी, रीडिंग स्किल। उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। सर रीडिंग स्किल तो हम स्कूल में तो रोज पढ़ते हैं, हमारी मैम पढ़ाती हैं, हमारे सर पढ़ाते हैं, लिटरेचर वाली किताब तो पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत सही है, एकदम परफेक्ट है। उससे आपकी एक लैंग्वेज बहुत अच्छा हो जाएगी।
और जिसमें जो वर्ड मिलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, उसको हाईलाइट करना है। सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो एक आप लोग डिक्शनरी जो है डाउनलोड कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर जो भी है, आप बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे प्ले स्टोर्स में आप लोग। तो वो सारे जो वर्ड मिलते हैं उसको आप, उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए, आप उसको सारे वर्ड को आप धीरे धीरे समझते रहिए। और आपका जितना ज़्यादा शब्द पे पकड़ रहेगी, शब्दों पे अगर पकड़ रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, आप इंग्लिश बोल पाओगे। हमको सब आता है, हमको ग्रामर सब आता है, रूल्स हमको सब आता है, टेंस सब आता है, लेकिन बोल तब भी नहीं पाते हैं। उसके पीछे की एक ही कमी होती है बेटा, वो है वर्ड। आपके पास शब्दों की कमी रहती है। जिस बच्चों के पास शब्द जितनी ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बच्चा अच्छा से टॉक कर लेता है। इससे साउंड आ रहा है बच्चों। ये सब चीज़ें होती है डियर स्टूडेंट्स। तो एक लाइन है, एक फेमस लाइन है, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। आपके पास जब नॉलेज नहीं रहता है तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे हमारा नॉलेज डेवलप होता जाता है, जैसे हम पढ़ते जाते हैं, हमारे साथ जो है कंफ्यूजन भी आता रहता है। यार हमारी मैम ने ये पढ़ाया था, हम बुक्स में ये पढ़े थे, हमारे सर ने ये बताया था, वो सर ये बता रहे हैं, धीरे धीरे कंफ्यूजन भी आता है। तो नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके टीचर्स हैं ना, बुक्स हैं, उनका सहारा लीजिए, ये सब चीज़ें आएंगी। तो चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधा आ जाते हैं। हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, सभी बच्चे फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए, उसमें आप सारे सिलेबस नोट कर लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। और यकीन मानिए बेटा, आप मेरा ये सेशन ग्रामर का पूरा कंप्लीट सेशन देखिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा, आप स्किप नहीं करना है, स्किप करके मत देखिए। जो ये लीजेंड बॉय होते हैं, जो वो आसानी से पूरा वीडियो को, कंटेंट को देखते हैं और धीरे धीरे सब चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आपको भी ऐसे करना है बच्चों। चलिए सिलेबस क्या है ग्रामर का, पहला लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें लेटर्स, वर्ड, सिलेबल, सेंटेंस, फ्रेज, इडियोम्स, क्लॉज, ये सारी चीज़ें आप जानोगे बेटा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, नन्हे मुन्ने। अगर ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा, और जो जैसे लिखा वैसे ही सीरियल से सीक्वेंस में आपको मैं पढ़ाता चला जाऊँगा। 6 महीना या 7 महीने में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, और इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, फिक्स हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, 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 कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। पहले पढ़ना इसको सीख लो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, फिक्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसको वर्ब नहीं बोलते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। से क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव, डी साइलेंट मान लो, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, 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 कंजंक्शन, कंजंक्शन। सो कुछ बच्चे कंजक लगा देते हैं, कंजक्शन, ऐसा नहीं बोला, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 हैं। क्या सर 8 पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको आ जाएंगे बेटा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल इसका एक और नाम होता है डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर, ए एन द। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद है बच्चों फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेटर्स एंड एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा लिखना भी सिखा देंगे। ऐसे ऐसे हो गया। एंड पंचुएशन, पंचुएशन, पंचुएशन। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका पूरा सिलेबस है, पूरा ग्रामर का बच्चों, इसको लिख लीजिए। इतनी चीजें आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैंपियंस। ये है ग्रामर का सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा है टाइम एंड टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड टेंस सीखने के लिए आपको आर्टिकल सीखना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर लेटर्स, एप्लीकेशन, एसे वगैरह ये तो आता ही है आपको लिखना, ठीक है। और उसमें एक और है पंचुएशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लो बेटा। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट फास्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में जानते हैं कि ग्रामर एक्चुअली में होता क्या है, ग्रामर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। लिखिए ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, लिखिए ग्रामर इज अ लिखिए ग्रामर grammar is a fundamental grammar is a fundamental grammar is a fundamental concept of language grammar is a grammar is a concept of grammar is a fundamental concept of language that tells what is right, what is right and what is wrong. Grammar is a fundamental concept of language that tells
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ग्रामर किसी भी भाषा की वह मौलिक इकाई है जो हमें सही और गलत के बारे में बताती है। फिर से, ग्रामर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज दैट टेल्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ग्रामर किसी भी भाषा की वह मौलिक इकाई है जिसमें हम लोग क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एक्चुअली ग्रामर जो है ना एक पूरा रूल का सेट है। ग्रामर एक रूल का सेट है, नियम का पूरा सेट होता है, नियम का पूरा भंडार होता है जो हमें सही और गलत के बारे में बताती है। कोई सेंटेंस लिखा है, इसमें एरर है कि नहीं है, इसमें गलतियां हैं कि नहीं है, उसकी जो है पहचान आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्रामर मालूम रहेगा। ग्रामर में आपको क्या मिलेगा, जब भी ग्रामर की बात करें मतलब रूल्स है, इसमें नियम का भंडार है, उसमें आपको ढेर सारे नियम मिलेंगे और उसी नियम को आपको सीखना है और उसी नियम के अकॉर्डिंग हमें चलना भी है। सारा सेंटेंस कोई लिखा है क्या गलत है क्या सही है उसका डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप ग्रामर आपको आता है। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज दैट टेल्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, सबसे पहला लिख रहा हूँ ही गेव, एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं कोई सेंटेंस लिख, उसमें आपको सही गलत बताना है। he gave to me a book he gave to me a book। एक और इसी तरह लिखता हूं he gave a book to me। इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। इसमें आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सेंटेंस सही है। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे, लिविंग और नॉन लिविंग से। अभी आपको ये सब लिखना नहीं, बस समझना है। अब देखो इसके साथ इसी के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं अपने आप में एक लिविंग हूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लिविंग ऑब्जेक्ट, बुक जो है, सॉरी ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बुक क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा एक बात और रखना, याद रखना, इसमें इसी के अकॉर्डिंग भी एक नियम है, सभी बच्चे दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लेना बेटा, आगे चल के आएगा, मैं बताऊंगा भी, सब लिखवाऊंगा भी, एक एक रूल्स लिखाऊंगा, ताकि आपका ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर सुनिए, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब ये देखिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जब बेटा डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो प्रीपोजिशन नहीं आता है। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो देखिए इसमें पहले ही गिव टू मी अ ऑब्जेक्ट, पहले उसने मुझे एक किताब दिया। पहले ये बताइए इसमें कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसने दिया, क्या दिया, क्या दिया, एक किताब दिया। किसको दिया, मुझे दिया। जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, पहले ये बता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो नॉन लिविंग तुम्हारा ये है, बुक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर, ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया तो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आया, ये गलत है बच्चों। और इसको देख लेते हैं, ही गेव अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये तुम्हारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब की बात देखो, इनडायरेक्ट बाद में अगर इनडायरेक्ट बाद में रहेगा प्रीपोजिशन लेता है। ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी, याद रखना इसको। इनडायरेक्ट अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले आ गया, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया तो प्रीपोजिशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आया इसलिए गलत है। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया तो प्रीपोजिशन लेगा। तो ये चीज है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी थोड़ा बात और आगे जाके सीखोगे। एक और आसान एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, उसको बताइए क्या सही क्या गलत, इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से देख लो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। ही गिव टू मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। उसने दिया, क्या दिया, एक किताब दिया। किसको दिया, मुझे दिया। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट एक नहीं है बच्चों, दो दो है। ये तुम्हारा बुक जो है नॉन लिविंग है और जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो है किसको दिया, मुझे दिया, ठीक है। कोई समबडी है, कोई व्यक्ति है, इसका मतलब ये लिविंग है। और लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, तो अगर इनडायरेक्ट पहले आया है तो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। उसके आगे प्रीपोजिशन लगा है तो वो गलत है अपने आप में, उस पर प्रीपोजिशन नहीं लगता। यहाँ पे टू जो आया है गलत है, इसलिए इसको सही होना चाहिए, गिव अ बुक टू मी। चलिए चलिए ये चीज हो गया बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आपको यहां तक बेटा समझ में आया? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर बेटा? यस या नो कमेंट करके बेटा थोड़ा जवाब दिया करें। अब कौन बच्चा कहां से है वो भी देख बताया करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये ग्रामर का कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप, अगर आपकी डिमांड और रहेगी तो मैं और इसका कंटेंट और डालूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोग कहोगे तभी सब चीज़ हो पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, लिखिए एक सेंटेंस और। आई हैव नॉट बुक, आई हैव नॉट बुक। और एक मैं लिख रहा हूं आई हैव नो बुक। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, इसके लिए भी आपको समझ में आना चाहिए कि नो है इसमें नॉट है, तो नो और नॉट में क्या फर्क होता है इनको मालूम होना चाहिए। अभी ग्रामर आएगा, नो का मतलब भी नहीं होता है
नॉट का मतलब भी नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं, लेकिन नो को निगेटिव कौन करता है? नाउन। नो को निगेटिव नाउन करता है और नॉट को निगेटिव वर्ब करता है। मतलब अगर नो के बाद क्या आता है? नाउन, नॉट के बाद वर्ब आता है। नो के बाद नाउन आता है, नॉट के बाद वर्ब आता है। नो को निगेटिव नाउन करता है, नॉट को निगेटिव वर्ब करता है। अब ये नाउन क्या होता है? नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। जहाँ पे कहीं भी नाम आ जाए, आपके गांव का नाम, शहर का नाम, कोई वस्तु है, पेन है, मार्कर है, हर चीज़ देखते हो कोई ना कोई नाम होता है, किसी ना किसी चीज़ का नाम होता है। और जहाँ पे भी नाम आ जाएगा वहाँ पे आ जाएगा नाउन, हम उसी के अकॉर्डिंग बोल देंगे उसको नाउन। जैसे ये मार्कर है, स्विच है, फैन है, व्हाइट बोर्ड है जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, मैटी है, तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें, ठीक है, आपके सामने जो नज़र आता है। कोई मूवी भी आती है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेटा जहाँ पे नाम आए नेमिंग वर्ड होता है उसी को नाउन कहा जाता है। सर वर्ब क्या होते हैं? वर्ब तो सबको मालूम है। वर्ब अपने आप में जहाँ पे एक्शन आए, जहाँ पे एक्शन आता है, एक्शन वर्ड, जैसे तुम्हारा रीड है पढ़ना, राइट है लिखना, ठीक है, स्विम है तैरना, स्विम, सब में अंतिम में देखो पढ़ना, लिखना, तैरना, ठीक है, टीच पढ़ाना, ये सब कहीं ना कहीं अंतिम में ना आ रहा। देख रहे बेटा, कॉमन वर्ड इसमें ना आ रहा। किसी भी शब्द के अंत में ना आए, किसी भी शब्द के अंत में ना आए और उसमें क्या आ जाए? एक्शन आए, तो वह अपने आप में वर्ब होता है, वर्ब। तो नो को निगेटिव नाउन करता है, नॉट को निगेटिव वर्ब करता है। मतलब नो के बाद नाउन आना चाहिए, नॉट के बाद वर्ब। अब देखिए यहाँ पे नो के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। नो के बाद नाउन आ गया जो कि अपने आप में गलत है। आई है, ठीक है। अब नॉट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना। नॉट के बाद वर्ब आ गया। नॉट के बाद यहाँ देखिए बुक है, नाउन है, ये भी नाउन है। नॉट के बाद आना चाहिए वर्ब, तो ये भी अपने आप में गलत है। आई हैव नॉट बुक, आई हैव नो बुक, ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में गलत है। अगर इसको सही लिखना है तो उसमें आपको ऐसे लिख सकते हो, आई हैव नॉट एनी बुक लगा सकते हो, ये भी सही है। अगर नॉट लगाते हो तो एनी लगाना पड़ेगा, आई हैव नॉट एनी बुक, ये सही हो जाएगा। ये दोनों सेंटेंस। नो के बाद नाउन आना, नो के बाद क्या आता है बच्चों? नो के बाद नाउन आता है। ओहो, मैंने गलत कर दिया बेटा। नो के बाद नाउन आता है, तो आई हैव नो बुक। नो के बाद नाउन आता है, नो के बाद नाउन आता है, देखो नो के बाद नाउन तो है, सही तो है, आई हैव नो बुक, सही है। नो के बाद नाउन आता है, सॉरी मिस्टेक हुआ बेटा, नो के बाद नाउन आता है। देखिए नो के बाद नाउन तो है ना, बुक क्या है? नाउन है, इसका मतलब सही है। सर नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। नॉट के बाद वर्ब आता है, यहाँ तो नाउन है, गलत है। नॉट के बाद वर्ब आता है, यहाँ पे नाउन ही, गलत है। आई हैव नो बुक बिल्कुल सही है। अगर नॉट से बनाना चाहते हो तो आई हैव नॉट एनी लगाना पड़ेगा, तब सही हो पाएगा। चलिए, तो ये चीज हो गई बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझते रहिए, ये नियम है, रूल्स हैं जिस अकॉर्डिंग आप लोग सीखोगे। फिर से जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है फिर समझ लो। नो को निगेटिव कौन करता है? नाउन। नॉट को निगेटिव कौन करता है? वर्ब। मतलब कहने का मतलब ये, नो के बाद नाउन आना चाहिए, नॉट के बाद वर्ब आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नो के बाद क्या है? बुक है। अब बुक अपने आप में नाउन है, तो मतलब नो के बाद नाउन है, नो के बाद नाउन है, बिल्कुल सही है। आई हैव नो बुक। सर नॉट के बाद आना चाहिए नाउन, सॉरी नॉट के बाद आना चाहिए वर्ब, नॉट के बाद वर्ब आना चाहिए, नॉट के बाद देखिए यहाँ वर्ब नहीं है, नाउन है, तो गलत है। तो आई हैव नॉट बुक नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉट लगाते भी हो तो आपको एनी लगाना पड़ेगा, आई हैव नॉट एनी बुक। आप ही चलोगे, ये सब चीज़ का रूल्स पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा जब हैज़ हैव हैड का यूज आएगा तो। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको यहाँ तक।
नेक्स्ट अगला वाला एक और लिख लो, एक सेंटेंस और, डज नॉट ही डज नॉट स्पीक he does not speak the truth। अब यहाँ पे देखिए स्पीक वर्ब है, स्पीक मतलब क्या है, वर्ब है, स्पीक माने बोलना, ठीक है। नॉट के बाद क्या आता है, लिखवा जाता है, नॉट के बाद वर्ब आता है, देखिए नॉट के बाद वर्ब है, इसको लिख सकते हैं, सही है। he does not speak the truth, वह सत्य नहीं बोलता है, वह सच नहीं बोलता है, बिल्कुल सही है अपने आप में सेंटेंस, नियम के अकॉर्डिंग सही है। चलिए आगे है बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट, लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक, पहले मैं इसको मेरे को यही पढ़ाना था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोगों को पढ़ना है लेटर्स के बारे में। ये लेटर्स क्या होते हैं, सबसे छोटी बात अक्षर के बारे में जानते हैं। अगर इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले मेरे को लेटर्स के बारे में जानना होगा। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, ठीक है। चलिए लेटर्स क्या है, सब लोग लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। सिंबल ऑफ साउंड, सिंबल ऑफ साउंड, सिंबल ऑफ साउंड इज कॉल्ड, सिंबल ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर्स। ध्वनि के प्रतीक को अक्षर कहा जाता है। इसे क्या है तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब कहीं ना कहीं लेटर्स हैं। अच्छा लेटर्स के बाद आ जाता है वर्ड, वर्ड। अच्छा इसके लिए नोट लिख लीजिए, एक नोट है, कुछ खास बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लिखिए बेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज, the smallest unit of, the smallest unit of language, the smallest unit of language is letters। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर माना जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स को माना जाता है, अक्षर को। चलिए अब कुछ और बातें लिख लीजिए। लिखिए बच्चों, देयर आर 26 letters, there are 26 letters in English language। There are 26 letters in English language। इंग्लिश लैंग्वेज लिख लो या अल्फाबेट लिख दो, चलो अल्फाबेट ही लिख देते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, उसमें कुछ वॉवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लिखिए लेटर्स को दो भागों में बांटा, दो भागों में डिवाइड किया गया है।
इसको दो पार्ट में डिवाइड किया लेटर से। पहला है वॉवेल्स और एक है बच्चों कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स क्या हैं तुम्हारे जानते ही, लिख लीजिए क्या होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, वॉवेल की क्या होती है डेफिनेशन, लिख लीजिए। वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स बिहार वाले क्या बोलते हैं, इसको भॉवेल बोलते हैं, वॉवेल नहीं बोलते हैं, भॉवेल। ठीक है, बिहार वाले क्या होता है भॉवेल, लिखिए भॉवेल। वे अक्षर जिनका खुद का अपना, मैं बोल दे रहा बेटा, लिखिए वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो वॉवेल्स कहलाता है। वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो वॉवेल्स कहलाता है। वॉवेल्स कहलाता है। वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो वॉवेल्स कहलाता है। लिखिए वॉवेल्स कौन कौन है, इतना जानते ही आप लोग। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉवेल्स हैं। अब लिखिए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो बल्कि वे वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो बल्कि वे वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। जैसे बी, सी, डी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, ये सब तुम्हारे वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स नहीं है तो वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, फिर से एक बार। वॉवेल्स सर क्या है, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड हो, वो किसी के सहारे नहीं बोले जाते हैं, इनका ये खुद का अपना साउंड है। ऐसे अक्षर को हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉवेल्स। वॉवेल्स वे अक्षर होते हैं जिनका खुद का अपना साउंड होता है, किसी के सहारे नहीं बोले जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स क्या है, वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो बल्कि वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं।
वोवेल की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे अक्षर को हम लोग कॉन्सोनेंट्स नाम देते हैं। जैसे मैं अगर इसमें बी बोलूंगा, बी, तो बी में ई छिपा हुआ है। सी, सी में जब सी को आप प्रोनाउंस करते हो, सी में ई छिपा रहता है। डी में आप बोलते हो तो डी में ई छिपा रहता है। एफ, एफ, ए में एफ छुपा रहता है। जी, जी में ई छुपा रहता है। एच, एच, एच में ए छुपा रहता है। जे, जे में ए छुपा रहता है। ये सब, अगर ये ई ना होता, जरा बच्चों याद करो, अगर ये ई ना होता, फिर से देखिए, बी, आप बी का प्रोनाउंस करोगे, बी, बी में ई छुपा हुआ है। सी, सी में ई छुपा हुआ है। डी, डी में ई छुपा हुआ है। एफ, ए में, एफ में ए छुपा हुआ है। ऐसे ही अगर ये ई, अगर ये बच्चों, अगर ये वॉवेल्स ना होते, अगर ये ई ना होता, तो हम बी को बी ना बोलते, बा बोलते हैं। सी को जो है सी ना बोलते हैं, हम लोग सा बोलते हैं। डी को हम लोग डी ना बोलते, डा बोलते हैं। ये सब चीजें होती। एफ को अगर ना, अगर ए ना होता, मैं सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अगर ए ना होता तो इसको एफ ना बोलते, फा बोलते, ऐसा चीज होती है। तो इनका अस्तित्व तो कहीं ना कहीं वॉवेल से जुड़ा हुआ है। ये सब चीजें होती हैं। तो वे अक्षर जिनका खुद का अपना साउंड ना हो, बल्कि वे वॉवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो बेटा आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, ठीक है। मैं आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बेटा। और वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।